सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानिब मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन के कैफियत हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूबों के अंदर अब सूरत हाल जो है वो पेचीदा हो रही है। लेकिन एक ख़बर उससे पहले आपको देते चलें जो आपने देखी आज सुबह ही, वो है ब्रॉडशीट के हवाले से कि ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब को एक और बड़ा झटका लगा है। 13 अगस्त तक 20 करोड़ रुपए अदा किए जाएं, बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। एक जानिब हमने ये देखा कि आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान समेत कई लोगों के असासों के सुराग लगाने के लिए ये तमाम तर अमल किए जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा कबल ये काम शुरू किया और उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया था उन्हीं से उल्टा जो है वो अब मामलात हो गए हैं और अब पाकिस्तान को उल्टा जुर्माने की सूरत में या पैसे अदा करने की सूरत में चीज़ें सामने आएंगी। अब देखना ये है कि ये एक से एक बढ़कर जो करैक्टर सामने आया था इसी साल के आगाज़ में आपने देखा कि बहुत सारे मामलात सामने आ रहे थे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो इस फैसले को लेकर पहले भी बात कर रही थी, अब क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन चीफ मौजूद हैं। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। राजा आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये मामला तो ये था कि सियासतदानों के सुराग लगाया जाए, लेकिन जिनके ज़िम्मे हुआ वो उल्टा मामलात जो हैं वो सामने आ रहे थे। राजा साहब आपसे इस पर बात करते और हम बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये मामला जो है वो पहले भी उठा, फिर उसके बाद अब फैसला बहरहाल सामने आ गया इंग्लैंड के हाई कोर्ट का, तो अब ये पाकिस्तान ने तो किसी और काम के लिए ज़िम्मे लगाया। 2 दहाइयाँ तकरीबन इस मामले को हो गई और अब उल्टा हमें ही पैसे देने पड़ रहे हैं। ये क्या फिर है कि पाकिस्तान ने उस वक्त बेहतर तौर पर ना कंपनी बेहतर ली, ना लोग बेहतर लिए, या फैसले बेहतर नहीं हुए, ये क्या मामला हुआ? देखिए, अगर इसको हम इन डेप्थ मुलाहिजा करें तो इसमें जो कसूरवार है वो बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कि जो शुरू में एग्रीमेंट हुआ, हमने वो एग्रीमेंट जाके एक ऐसी कंपनी से कर लिया ब्रॉडशीट से कि जो ओरिजिनली तो अमेरिका में थी, लेकिन जब वो एग्रीमेंट होता है, रिवाइज होता है, तो ये यूके बेस्ड एक वहां पे कंपनी थी, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। वो पहली फर्म अलहदा हो गई। ये वो लोग आ जाते हैं कि जिनका क्रिमिनल से कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इनके पास किसी किस्म की एक्सपर्टीज नहीं थी। एनी हाउ, जब आपका एग्रीमेंट हो गया, बिला देके हमारे चेयरमैन नैब साहब ने उस वक्त उस एग्रीमेंट को साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट के बाद आपका एग्रीमेंट ये होता है कि जनाब ये 200 बंदों के इन्होंने टारगेट्स दिए थे कि इनकी जो बैरून मुल्क जायदादें हैं वो जो अनर्थ होंगी वो ये कंपनी ढूंढेगी, और जब वो जब्त हो जाएंगी किसी कोर्ट के डिसीजन के बाद उनको एक मखसूस परसेंटेज अदा की जाएगी। अब ये जो एक मुज़ायका खेज बात ये हुई कि एग्रीमेंट तो आपने किया, लेकिन गालिबन इस एग्रीमेंट को पढ़ा ही नहीं कि इस एग्रीमेंट की कुछ क्लॉजेस ऐसी थी कि वो इतनी लूजली ड्राफ्ट की गई थी कि जिससे फायदा कंपनी का, नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को हो रहा था, और उसमें ये क्लियर नहीं था कि क्या आप इन जो 200 बंदे हैं इनके बैरून मुल्क के असासों की हद तक ये कंपनियां रहेंगी, या पाकिस्तान में भी अगर उनकी कोई प्रॉपर्टीज अनर्थ होती हैं और जब्त होती हैं उसमें भी उसका शेयर होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कुछ लोगों के, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर चंद सियासतदान हैं, उस वक्त के एक और वजीर साहब थे शेरपाव साहब, और इनके काफी सारे असासा ट्रेस किए। जब उन्होंने नैब को कहा कि जनाब ये वो असासा हैं कि आप इनके बारे में अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये 99-2000 की बात है। लेकिन होता क्या है कि नैब ने जब मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट किया और मियां नवाज शरीफ पे हुदैबिया का और दूसरा केसेस थे, तो उन कंपनी का कहना था कि ये जो पैसा जब रिकवर होगा हम इससे लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नैब के केसेस के होते हुए
उनके अरेस्ट में थे मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाती है, उन्हें जाता है, जो कि नैब के मुल्जिम थे, जिनके बारे में ये तमाम प्रॉपर्टीज ये आपके एफएनपी के और दीगर अनर्थ हुए थे। तो तब भी वो कंपनी ने कहा जनाब हमने आपको ढूंढ के दिया और आपने उठा के इन्हें बाहर दे दिया। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, हुदैबिया में नहीं हुआ, वो केसेस भी नहीं हुआ। 2006 में इनके खिलाफ आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग शुरू होती है, फिर आर्बिट्रेशन में इनके खिलाफ मुकदमा होता है, इनके खिलाफ फैसला आ जाता है और उस फैसले के बाद उन्होंने आपके एसेट जब्त किए और आपकी जो कानूनी टीम थी वो उस आर्बिट्रेशन के दौरान भी और बाद में जो हाई कोर्ट में अपील लगी उसमें भी वहां पे सही तरीके से अपना केस नहीं लड़ सकी। लेकिन जब ये फैसला आता है तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में भी एक जस्टिस रिटायर्ड जो हैं अजमत शेख साहब, उनकी सरबराह कमेटी बनाई गई। अब उस कमेटी ने फैसला दिया कि ABC का कसूर है, इसमें इस वजूहात से ये हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो सी होती हैं वो दफना दी जाती हैं, हमें नहीं पता कि जस्टिस अजमत शेख साहब के फैसले के बाद किसी एक शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई हुई हो, क्योंकि कार्रवाई करते वक्त आपके हाथ शायद कांपते होंगे, क्योंकि उस वक्त के नैब के चेयरमैन तो कोई साबका फौजी अफसरान भी थे और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल बहुत हो चुके हैं, और ये वो आदम साहब कि जिन्होंने उल्टा जाके ब्रॉडशीट के लिए गवाही दे दी, उनके विटनेस बन गए। और इसी इंक्वायरी रिपोर्ट में जब पता चला कि जी नैब के तहखाने से कुछ स्विस केसेस के कागजात निकले, वो भी हमें नहीं पता नैब क्या कर रही है। तो ये है कि नैब से ये पूछा जाना चाहिए, लेकिन कौन पूछेगा जब हुकूमत वक्त के पास हुकूमत की अपनी बनाई हुई कमेटी का इंक्वायरी का जो कमीशन था, इंक्वायरी कमीशन, उसकी रिपोर्ट आ गई, कुछ नहीं हुआ। तो अब ठीक है पैसे दें, जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि 20 साल से जो लगा हुआ लगारी साहब, मुझे शौकत पराचा साहब ने भी ज्वाइन किया है, सफ़ी हैं, तर्जकार हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। लगारी साहब 20 साल पहले जो काम शुरू हुआ आज वो इस नहज पर आके ख़त्म हुआ कि शायद जिनके असासों की छानबीन थी वो तो शायद कर नहीं पाए या अपनी मिली भगत से चीज़ें दब गईं, लेकिन उल्टा जिनके साथ मुआहदा था उस कंपनियों को अब पैसे देने पड़ रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले जो फाइंडिंग्स आई हैं जिसके बारे में कुछ 2-4 लाइंस तो बाहर आई, अजमत सईद साहब ने जो अपने फाइंडिंग्स में कहा वो चीज़ें तो सामने आई, लेकिन बहरहाल हुआ कुछ नहीं है। अब बहरहाल पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से पैसा जाना है, नुकसान फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। रोज़ाना वज़ीर-ए-आज़म भी कहते रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान बाहर से पैसा आता है फिर बाहर चला जाता है, लेकिन कभी आपने देखा कि किसी ने जाकर इस बात की खबर ली हो कि आपका पैसा मुल्क में आता है और फिर जाता है तो किस तरह से जाता है और कौन सी मद में जाता है, और फिर आसपास ठोस शहादतें नहीं होते, आपका सिस्टम जो है वो नहीं रोकता है। और फिर जो लोग कर रहे होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं, जनाब हमारे राजा साहब ने जिस तरह से बताया, वो तो इतने ताकतवर होते हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में गलत आपके जहन में भी नहीं आ सकता है, आ जाए तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब 2 हैं जिनके पासपोर्ट होनी चाहिए, एक तो नैब से और नैब के चेयरमैन से बात पुरस की जाए और दूसरा शेख अजमत सईद साहब से बात पुरस की जाए, जनाब ये आ गए हैं पैसे भरने के लिए। और उससे पहले भी ये इस तरह की डिग्री और भी आई थी, ये जो कावे मूसवी है वो आपसे नहीं छोड़ेगा, आपके इस तरह की गलतकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अभी नहीं फैसला आया था जो पेरिस में हुआ था कि जनाब आपको वो जो उसका रेकोडेक का मामला था उसके अंदर आपको वो करने थे, आपको सौदा मनसूख करने पर या उनके साथ जो डील है उसको मनसूख करने पर आपको पैसे भरने पड़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें तो आपको करनी पड़ रही हैं, कोई नहीं पूछता है उन काबिल एहतराम अदलिया के, बहुत ही एहतराम के काबिल जज साहिबान से, हुजूर आप ये इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल माहिदों के बारे में जब आप कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो अज़राए करम उसकी तफसीलात को भी देख लें, ताकि उसका नतीजा ये ना निकले कि पाकिस्तान एक बड़े बहरान का और बहुत बड़े खसारे का 2-4 नफे अरबों डॉलर का आपके ख़िलाफ़ डिग्री आई जो आपने उसमें अदा करनी है, और आपकी उसकी मालियत कितनी थी ये तो हमें नहीं पता, आपको फ़ायदा कितना होता है ये नहीं पता, लेकिन आपको पैसे भरने पड़ रहे हैं और डॉलर की शक्ल में। और यही हाल यहाँ पर है कि आपको डॉलर की शक्ल में
पाकिस्तान के हिसाब से वो 19 करोड़ 68 लाख रुपए बनते हैं, जो 12 लाख पाउंड का डॉलर का आपके खिलाफ जुर्माना 12 लाख वहाँ लगाया है जी। वहाँ पर जो आपके खिलाफ जुर्माना लगा है बरतानिया में, अब आपको उसके 19 करोड़ 68 लाख रुपए अदा करने हैं, तो लिहाजा अब आप अदा कीजिए, या पूछिए चेयरमैन नैब से कि वो अदा करेंगे या शेख अजमत सईद जो हैं वो अदा करेंगे। शेख अजमत सईद साहब का तो सर उस तरह नहीं है ना, शेख अजमत सईद साहब ने तो मेरे ख्याल से उन्हें ये गले में नहीं डालना चाहिए था, उन्हें आगे बढ़कर ये सारी सूरत हाल, ये उन्हें अंदाज़ा था, हम जैसे आम आदमी को अंदाज़ा था कि इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा और वो फेल होंगे, और वो फेल हुए। और उन्हें जो भी नताइज निकाल कर दिए, किसने जाकर उसको पूछा, किसने सवाल किया कि जनाब आपने तो ये नताइज हासिल किए थे, आपने तो ये किया था। असल मामला तो ये है कि फिर फाइंडिंग्स जो हुई हैं उन्होंने जो दिया है उस रिपोर्ट को भी पब्लिक नहीं किया कि उन जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर मामला ये है मजीद ये पसे पुश डालने वाली वो बात होगी। शौकत पराचा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जी। अच्छा, पराचा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। अच्छा, इसका क्या हाल है राजा आमिर साहब कि अब बस पैसे देने हैं और कोई हल नहीं है, और फिर ये उन्हीं फाइलों की तरह जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं वो बस फिर ठंडे होके या सर्द खाने की सूरत चले जाएंगे, पाकिस्तान पैसे दे देगा और कुछ नहीं होगा, बस यही हाल है सर? देखिए, अभी अजमत सईद साहब की बात हुई, जस्टिस अजमत सईद ने तो अपना काम किया, उनको तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR दिए गए थे कि ये इतनी TOR हैं, आप इंक्वायरी करके बताइए कि ये ब्रॉडशीट में हुआ क्या। तो जस्टिस अजमत सईद ने वो इंक्वायरी कंप्लीट की और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट हुकूमत को दे दी। अब ये हुकूमत का काम था कि वो चेक करते नैब से, नैब के पुराने चेयरमैन से, उनके प्रोसिक्यूटर से, और एक और ने उस जमाने में बाहर भेजा गया और उन्होंने जाके ये तमाम एग्रीमेंट्स वगैरह किए और एक ऐसी कंपनी से कर लिए कि जो उस वक्त बरतानिया के हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक खत्म हो चुकी थी, उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं थी क्योंकि वो डिफॉल्ट कर चुके थे, उनका दिवालिया हो गया था। लेकिन बात यह है कि हुकूमत नैब से पता करे, और बात यह है कि अगर नैब वाकई ही समझती है कि जी ये हमारी कोताही है, तो कोताही को आप एक तरफ रखिए, वो जो 200 अफराद की लिस्टें थी, नैब से ये पूछिए कि आपने उन लोगों ने कर ली वो जो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज थी सियासतदानों के, वो जो 200 नाम भेजे गए थे, उसमें से नैब ने आज के दिन तक किसी एक शख्स से 1 रुपए की भी रिकवरी की। तो ये वो चीजें हैं कि नैब रोज कहता है कि हमने अरब की रिकवरी कर ली। रिकवरी कहाँ से कर ली जनाब? आपने किसी ग्रेड 17 के 18 के किसी राय साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन उठाया है कि जो 200 लोगों के नाम थे उनमें से कितने लोगों के हवाले से रिकवरी की। अगर वहां रिकवरी हुई होती तो शायद ये 20-21 करोड़ रुपया उतना भारी भी ना लगता, अगर ये गलती से जुर्माना हो भी गया। ये अहम सवाल है, वहां तो शायद कोई जवाब आज तक नहीं आया। पहले भी 6 माह से ये सवालात पूछे जा रहे थे नैब से, नैब के उन बारे में सवाल नहीं है, वो अफसरान के हवालों से सवाल हैं, कुछ लोगों के, कुछ सियासतदानों के चंद जो चीज़ें हैं उनके, या प्राइवेट लोगों के कुछ हवालों से सवाल हैं जो उन्होंने प्ली बारगेन करके ये मामला किया। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, इस पर बात हो रही थी। आगे बढ़ेंगे कुछ मामला सियासी हवालों से। तो इस वक्त हमारे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब इस वक्त हैं, नज़ीर लगारी साहब हैं। पराचा साहब, आपसे सर सवाल है, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं आप, बड़े हीट एक बनी है कि जब इलेक्शन कश्मीर का हुआ, उस कश्मीर इलेक्शन को आप देख रहे थे, मैं आप ट्रांसमिशन भी देख रहा था, लेकिन उसके बाद फिर एक इंटरव्यू आया अपोजिशन लीडर का, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सदर का, वो जो एक अमल आया, फिर वहाँ से उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब का इश्तरात का रद्द अमल आया। वो चीज़ें मुस्लिम यूनियन के अंदर क्या चल रहा है कि सदर जो हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, सीनियर नायब सदर कुछ और बात कर रहे हैं, कायद का अल्टीमेट जो आखिरी जुमला है उन्होंने फौरी तौर पर 3 से 4 ट्वीट्स करके शहबाज शरीफ साहब की सारी बातों को बिल्कुल यकसर बदल दिया। तो ये अंदर क्या पक रहा है सर? देखें, जो भी पक रहा हो, लेकिन आपने खुद ही 3-4 ट्वीट्स की बात कर दी, तो पॉलिसी तो वही होगी जो उनके राबर मियां नवाज शरीफ बात करेंगे। दिस इज अ फैक्ट। बाकी सारी आरा हैं, बाकी सब ओपिनियन है। वो मियां शहबाज शरीफ कोई ओपिनियन दें, वो शायद खाकान अब्बासी साहब कोई काउंटर ओपिनियन दें, या मरियम नवाज साहब कोई बात करें, लेकिन फैक्ट ये है
कि वही होगा जो फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। अगर मियां नवाज शरीफ का फैसला नहीं होता तो 2018 के इंतखाबात के हवाले से जितनी मियां शहबाज शरीफ ने बातें की वो पूरी ना होती और वही होता जो शहबाज शरीफ कह रहे थे। शहबाज शरीफ अपनी राय दे सकते हैं, शहबाज शरीफ खुलकर राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने की, कुछ बातें नहीं भी की। मसलन चौधरी निसार अली खान के साथ ये खुद मिलते रहे, कई बार मिलते थे, कहाँ जाकर मिलते थे। अभी भी चौधरी निसार अली खान जब MPA का ओथ लेकर आए तो अभी भी इनसे मिले थे। तो वो चौधरी निसार अली खान वाली बात को कितना ओन करते हैं, कितना ओन नहीं करते। जब चौधरी निसार अली खान कह रहे थे कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा इन द नटशेल कि पॉलिसी नून लीग की वही बनती है जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं। मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं वो अभी तक सबको मालूम है। अगर उसमें कोई डेविएशन आनी होती तो फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो या कोई और हो। मैं एक छोटी सी बात और करना चाह रहा हूँ, मैं बड़े कीनली सुन रहा था ब्रॉडशीट के हवाले से। इस मुल्क की बदकिस्मती है, ये अवाम की बदकिस्मती है कि इधर पैसा लुटाया जा रहा है, उधर पैसा लुटाया जा रहा है। आपने एहतसाब के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग करनी है, आपने लोगों के खिलाफ केस करने हैं। जब लोग आप में शामिल हो जाएं आपके साथ तो फिर आपने वो केसेस वापस लेने हैं, फिर ब्रॉडशीट को बंद करवाना है। यानी एहतसाब के निज़ाम को चलाने वालों को ये भी नहीं पता था कि कंपनी सही है या गलत है। और फिर जिस बंदे को अभी तहकीकात दी अजमत सईद शेख साहब को, ये तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उस वक्त, ये तो साथ थे सारी फैसला साजी में। तहकीकात में तो इनको भी शामिल किया जाना चाहिए था कि आपने क्या ओपिनियन दी थी। ये कहा गया जब ब्रॉडशीट की बात आई कि अजमत सईद तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, लेकिन जब इजलास होते हैं और फिर इस तरह के फैसले किए जाते हैं कि किसको पकड़ना है किसको रगड़ना है, उसमें ये सारे इस तरह के लोग शामिल होते हैं। इन्हीं की आरा पे बना करती है चीनें। अब नटशेल क्या है, राजा आमिर अब्बास साहब जो बातें कर रहे थे, नटशेल क्या है? नटशेल ये है कि 65 करोड़ डॉलर पहले दे दिया, अब मजीद कोई 25-30 करोड़ डॉलर आवाम का पैसा और जाएगा। वो किधर गया? वो ज़ाया गया। और यही अंधाधुंध वो चीज़ें होती हैं, जैसे कारके के खिलाफ का फैसला आ गया, 6 अरब डॉलर का वो फैसला है, वो किधर से पाकिस्तान देगा? पाकिस्तानी अवाम कहाँ से देंगे? यानी 6 अरब डॉलर मीन IMF का जो प्रोग्राम है, सारी शराइत मान के वो 6 अरब डॉलर, ये मालियत की मैं वैल्यू बता रहा हूँ आपको। तो कम अज़ कम जो फैसले किए जाते हैं, हम तो इतना कह सकते हैं कि कुछ सोच लिया जाए कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होती हैं, और अभी देख लें हम वो इम्प्लीकेशन को फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो सर वो तो एक आम आदमी पर उस फैसलों के असरात ही आ रहे हैं। यहाँ तो फैसला करने वाले गायब हो गए, फैसला करने वाले चले गए। फैसला करने वालों ने जो कुछ किया 99 के बाद आकर, और फिर 2003-04 में आकर सब कुछ बंद हो गया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अभी जो पराचा साहब ने, लगारी साहब, उसमें उन्होंने कहा कि ये बयानिया जो है वो है जो मियां नवाज शरीफ साहब का है। मियां नवाज शरीफ साहब की एक अपनी शख्सियत है जिसका एक अपना वोट बैंक है। लेकिन सर 2023 तक यही बयानिया, यही मुस्लिम नून अगर चले तो आप समझते हैं कि 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम नून इस बयानिए को लेकर इलेक्शन लड़ सकती है और फिर इलेक्शन वो जीत सकती है? एक तो ये कि अगर सिविल सुपरमेसी के इस बयानिए के ऊपर इस तकरार के साथ, तसलसल के साथ अगर वो स्टैंड करते हैं तो फिर उनकी हैसियत बढ़ेगी और उनका जो कद काठ है वो भी बढ़ेगा और उनकी फॉलोइंग बढ़ेगी, डिस्पाइट ऑफ दिस कि उनके खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है या कितना हम उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो उनका मकबूलियत उनकी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अगर उन सिविल सुप्रीमेसी का जो है वो नैरेटिव आगे बढ़ाया जाता है जिस तरह वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर इतना दम नहीं, खुद उनके अपना अंदर भी इतना दम नहीं है। अच्छा। और वो भी एक ख़ास लम्हे के लिए चुप हो जाते हैं, फिर एक ख़ास लम्हे के लिए बोलते हैं। उनका बयानिया जो है उसके अंदर बड़ा अट्रैक्शन है। अगर दीगर पार्टियां भी इस बयाने पर आ जाएं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा। लार साहब ज़िम्नन एक सवाल, अगर सिविल सुप्रीमेसी की इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी बयानिया और उनकी बात है, तो दो सिविल सुप्रीमेसी की जमातें जो बड़ा उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, बड़े रगड़े भी खाए हैं, वो ANP है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो दोनों उससे अलग क्यों हो गए फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये नारा ठीक चल रहे थे या इनका दो रुख हो गए थे? ये तो सामने की बात है ना।
जब बिल्कुल पहुंच गए, आपको अचानक याद आया कि भाई हम पार्लिमानी अमल से बाहर होकर हम चलते हैं वापस कि जनाब इस्तीफे दें। इस्तीफे देने का फैसला चंद रोज पहले होता है, पहले उससे पहले नहीं वो होता है, और वो भी एक सतह पर होता है, बाकी पार्टियों को एतमाद में नहीं लिया जाता है। वो मियाँ नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से कहते हैं यार बाकी बातें छोड़ो, पहले इस्तीफे ले लो। तो ये बात तो तय नहीं हुई थी। तय उस वक्त ये होता है कि चलो पार्लिमानी अमल में चलते हैं, ज़िमनी इंतखाबात लड़ते हैं, सेनेट के इंतखाबात लड़ते हैं, और उसके बाद जब हवा गर्म हो जाती है तो फिर आगे चलकर अगले फैसले करेंगे। तो उस वक्त अगले फैसले करने से पहले ही उन्होंने कहा कि नहीं चलो भाई पहले इस्तीफे दे दो। इस्तीफे देने से तो पार्टियां पीछे हट गई। उन्होंने कहा भाई ये तय नहीं हुआ था, आप पहले चलें लॉन्ग मार्च के लिए। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो चुका है और बीच में आप लेकर आ गए जी इस्तीफे दे दें। इस्तीफे देने से क्या आपकी सुपरमेसी का बयानिया आगे बढ़ता? ये तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती कि आपके पास ना जन्नत रहती और ना आप जो है वो रिंद रहते, कुछ भी ना होता आपके। आपके साथ आपसे रिंदी का एजाज भी छिन जाता और आपसे जो है वो जन्नत में जाने का एजाज भी छिन जाता। ये होना नहीं था ये सब कुछ। मैं कहता हूं कि उस वक्त भी जब आपको कौन सी जरूरत आना पड़ी थी मोहतरम मरियम नवाज की, जब उन्होंने क्लीन चिट दी और कहा कि हम अगले 2 साल भी इनके साथ चाहते हैं ये अपने इख्तिदार में रहें और हम खात्मा नहीं चाहते। उससे 4 दिन पहले तो आर पार कर रहे थे, उस दिन पहले कह रहे थे कि जनाब हम खात्मा चाहते हैं। मुझे लगा रहा है छोटा सा ब्रेक करें अपने साथ। राजा सबसे ये बात करेंगे कि अब ये अलग अलग होकर जो पहले 2 साल बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का 1 साल खासतौर पर गुजरा हुकूमत को टफ टाइम देने का, अब क्या तमाम जमातों ने यह तस्लीम कर लिया है कि ठीक है बाकी 2 साल पूरे कर लें और अपनी अपनी अपोजिशन और अपनी अपनी सियासत की जाए? ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत बराचा साहब, तो अब हमने ये देखा बड़ी हलचल थी पिछले साल के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये साल आगाज़ हुआ और 6 महीने गुजर गए, बल्कि 7 माह गुजर गए। अब बड़ा ठंडा करके चल रहा है मामलात, इलेक्शंस हो गए दोनों। अब क्या बाकी 2 साल का जो वक्त बाकी रह गया इस हुकूमत का, वो इसी तरह से अपोजिशन अलग अलग होकर अपनी अपनी सियासत करती रहेंगी और ये तस्लीम कर लिया है अपोजिशन ने भी कि इस हुकूमत को उनका वक्त पूरा करने दिया जाए? देखें, पाकिस्तान में किसी चीज़ की किसी भी लम्हे किसी भी वक्त कोई यकीनी नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती। मसलन आपने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में या सियालकोट का जो MPA का बाई इलेक्शन था इसमें बयानिए की वजह से हारे हैं, तो फिर पहले जो बाई इलेक्शन 8-10 इकट्ठे हुए जिसमें नौशहरा में वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के घर में घुसकर उन्होंने वो सीट जीती, या डस्का में 2 बार सीट जीती, वो कौन सा बयानिया था? बयानिया तो यही था ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाकर तकरीरें कर रही थी, वो सिंध से लेकर पंजाब तक उन्होंने इसी बयानिए पे इलेक्शन जीते थे। अब पाकिस्तान में कोई पता नहीं चलता क्योंकि विद इन मेन पावर गेम बहुत सारी पावर गेम्स चल रही होती हैं, और पाकिस्तान में मैं ज़ाहिर है कुछ चीज़ें यूँ बयान नहीं कर सकता, कुछ चीज़ों के हवाले से बहुत सारी विस्पर्स इस्लामाबाद में चलती रहती है, रूमर्स चलती रहती हैं, तो वो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं कि आगे क्या होना है। फिर साथ साथ अजीब सी सूरत हाल है, यहाँ तो सियासी लड़ाई हो रही है और आपके नेबरहुड की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएं, खुदा न खास्ता दुनिया सारी पाकिस्तान को हेड ऑन कर ले, तो फिर हम ये सोचें बैठ के कि 2 साल भी चलते रहें या अपोजिशन लड़ती रहे या हुकूमत लड़ती रहे, तो पाकिस्तान में भाई मैं अगर ये कहूँ एज ए जर्नलिस्ट आपके सामने कि अब 2 साल बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है, इमरान खान की वो जो चाहे, जैसे शेख रशीद ने कहा कि वो 5 साल तुन के हुकूमत करेगा, या मैं कहूँ कि कल अपोजिशन जो है इसको तोड़ देगी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी किसी एक पावर सेंटर की, क्योंकि पावर सेंटर ज़्यादा हैं, सही वो चाहे अपोजिशन है तो एक पावर सेंटर तो है ना, अगर वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लें अपोजिशन वाले, जो बातें आप कर रहे थे या जो हम कर रहे थे, तो फिर हो सकता है कुछ और हो जाए, या फिर अपोजिशन किसी बात पे नहीं आती, मसलन कोई आपका इलेक्शन रिफॉर्म नहीं आती और ऊपर से इमरान खान कहते हैं कि सही। तो बिल्कुल ये अब देखना कि इतना आसान चीज़ें नहीं हैं कि ये 2 साल में कहाँ क्या क्या चीज़ हो सकती है। सही। अच्छा पराचा साहब जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये 5
अभी अभी 5 यानी कल परसों वो उसकी इब्तदाई समाअत हो रही है। यू नेवर नो क्या हो जाए। तो इसलिए गैर यकीनी की सूरत हाल, और वो भी सियासी गैर यकीनी, बहुत सारे मसाइल पैदा करती है जिनका हम बार बार जिक्र किया करते हैं कि जिस मुल्क में गैर यकीनी होगी वहाँ इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो बहुत सारे मसाइल भी पैदा करती है, और उसके बाद किसी बारे में भी कोई राय कायम करना वो बड़ा आसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, हमारे से आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं अब कैनेडियन साबिक वज़ीर के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने US पॉलिसी के हवाले से जो क्रिटिसाइज़ किया अफ़गानिस्तान के अमल पर, उस पर बड़े ही सख्त और बड़े जो भोंडे किस्म के अल्फाज ट्वीट में क्रिस अलेक्जेंडर ने किए, जो साबिक वज़ीर भी कनाडा के हैं। उनकी इस बात के हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़मत मुजीब साहब, सहाफ़ी भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, कनाडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अज़मत मुजीब साहब। लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मत मुजीब साहब, ये जो शख्स है यहाँ पर क्रिस अलेक्जेंडर, ये कनाडा जैसे मुल्क के एक वज़ीर रहा है, लेकिन जिस किस्म के अल्फाज मेरे सामने वो ट्वीट है वो किए गए हैं इमरान खान के हवाले से, गो के बड़ा सख्त रद्द अमल भी सामने आया अफ़गान अमन अमल के हवाले से। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस वक्त जो रोल है उसको सराहा भी जा रहा है, उस रोल को देखा भी जा रहा है, लेकिन ये इस शख्स के इस किस्म के रद्द अमल जो और जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं, ये अपनी हैसियत इनकी क्या है कनाडा में? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, इन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो मुख्तलिफ ट्वीट किए हैं, और ट्वीट में जो ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी हुकूमत की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनकी ज़ात के ऊपर फोकस किया है। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है कि झूठा है और इसकी नहीं है, तो फ्रॉड है, तो उसमें उन्होंने जो फोकस किया है वो इमरान खान साहब की ज़ात पे ज़्यादा फोकस किया है। क्रिस अलेक्जेंडर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये अफगानिस्तान में सफ़ीर रहे हैं, काफ़ी अरसा इन्होंने अफगानिस्तान में गुजारा है, और उसके बाद 2011 में जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जो है इनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इनको ओहदा दिया गया था, और 2013 में जो है मिनिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और इमिग्रेशन इनको बनाया गया था। और ये इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ नहीं रही, और बहुत ही इश्यूज़ के अंदर ये घिरे रहे हैं। इनको जो है वो ना तजुर्बेकार एक वज़ीर कहा जाता था, और जब इन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्ट्री इनके पास आई तो इन्होंने बहुत ही जो है वो इमिग्रेशन सिस्टम आप कनाडा का कह लें उसको इन्होंने ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, और बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड पॉलिसीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, और जिसकी वजह से इनको बड़ी एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। एज अ डिप्लोमेट जो है ये कामयाब रहे होंगे, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये कामयाब नहीं रहे। क्रिस अलेक्जेंडर का ताल्लुक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा से है, जो कि लेकिन सर ये बड़ा उसमें बड़ा जो है मुझे साहब पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, फिर अफ़गानिस्तान के मामले के हवाले से जो पॉलिसी उस पर बड़ा सख्त किस्म का बयानात उनका देना, ये कनाडा के हवाले से अगर बात की जाए तो कनाडा की हुकूमत और कनाडा में इस हवाले से क्या चीज़ है, परसेप्शन है पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान को लेकर? देखें, जैसे मैंने बताया कि इनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा से। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा जो है वो अपोजिशन में है, और 2015 के बाद क्रिस अलेक्जेंडर जो हैं उनको ना तो पार्टी ने टिकट दिया कभी, और ना ही उन्होंने जो है वो किसी भी पब्लिक जो पोजीशन होती है उसके ऊपर उन्होंने कोई पोजीशन ऐसी है कि होल्ड की है। तो इनकी कोई भी जो इन्होंने जो बयानात दिए हैं या ट्वीट किए उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत से दिए हैं, तो इसमें ना तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसका कोई ताल्लुक है, और ना ही कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा जो है इनकी अपनी पार्टी है उसकी तरफ से इन्होंने जो है बज़ाहिर हैसियत कोई ओहदा हो जिसकी वजह से उन्होंने कोई बयान दिया हो, उनमें अपनी पर्सनल ज़ाती हैसियत से उन्होंने बयान दिया है, तो इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये बात नोटिस की जा रही है, और मैंने भी पर्सनली पार्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला है, और चूँकि इन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में ये बयान दिया है।
बहुत शुक्रिया अजमत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सहाफ़ी में टीवी एंकर हैं, कनाडा से हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा अहम मामला है जिस पर सबसे शायद बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल। एक जानिब तो जो फिगर सामने आ रहे हैं मरीज़ों के हवाले से और अमवात के हवाले से वो ख़ास से पेचीदा हैं, और लेकिन दूसरी जानिब जो एक वफाक और सूबा आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं लॉकडाउन के अमल पर, ताजर खास से बरम और परेशान भी नज़र आए। लगारी साहब, एक जानिब लॉकडाउन बड़ा ज़रूरी है कि लॉकडाउन होना चाहिए जो सूरत हाल है, लेकिन जिस किस्म का लॉकडाउन हो गया है कराची में और बाकी सिंध के अजला में, उस पर ताजिर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बहुत नाराज़ हैं, बड़ा सख्त रद्द अमल दे रहे हैं सिंध हुकूमत के हवाले से कि ये क्या तरीक़ाकार है कि कारोबार को बंद कर दिया जाए और लाइनों में लगवा कर बगैर किसी SOP के वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाए, जहाँ पर ख़ुद इस वक्त जो है वो मर्ज़ फैलने का ख़तरा हो जाए। तो ये उजलत में, ये तेज़ी में फ़ैसला हो गया है सिंध हुकूमत से, आपका क्या ख्याल? 27% पर जा रहा था रेशो उस वक्त कोरोना के फैलने का, जब हुकूमत ने पाबंदी लगाई जी। और दूसरी तरफ आधा इस्लामाबाद बंद है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। वो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर ये भी कहते हैं कि जनाब हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, और लॉकडाउन ऐसे ही कर रहे होते जैसे किया इन्होंने। और मुल्तान जो है वो बंद है, मुल्तान भी स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर पूरा मुल्तान बंद है, और आज जो है इस पर अमल भी हो रहा है। तो ये वफाकी हुकूमत ने अपना एक चलाया है कि जनाब चूँकि हमने मुखालफत करनी है, चूँकि हमने लॉन्च करना है, चूँकि हमने स्मार्ट लॉकडाउन का अमल हो ना सर, देखें पूरे तरह से शहर बंद कर दिया, ये तो कोई तरीका फिर वो ना हुआ कि एक तरफ शहर बंद कर दिया है, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, दूसरी तरफ 8-10 हज़ार बंदा एक ही सेंटर में घुसा हुआ है। पिछले साल मार्च अप्रैल में यही कुछ हुआ था, और उससे हमारा कम हुआ था और पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आपको पता है कि इन्होंने लोगों को उठाया था सक्खर में और डेरा गाजी खान में डाल दिया था, मुल्तान में डाल दिया था, जहाँ पर फैला था पूरे का पूरा पंजाब में भी और सिंध में तो यहाँ फिर भी कंट्रोल किया गया। और जिस तरह से सक्खर में उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग में तमाम ज़ायरीन को रखा और जिस तरह से उनको केयर किया, तो डेरा गाजी खान में तो लोगों की बहुत बुरी हालत थी। जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने उसको टैकल किया था, वो तो इतना ज़्यादा बुरा था कि उसने पूरे पंजाब में फैलने में मदद की थी। तो मैं समझता हूँ कि इसको पॉइंट स्कोरिंग पर अगर चलेंगे तो सारे के सारे लोग अपना अपना पॉइंट बनाने पर लगे पॉइंट स्कोरिंग के बजाय इसको है कि इस मरज़ को भी देखना है, इससे भी बचना है, और जिस तरह से कारोबारी लोगों के लिए मुश्किलात है उस पर। शरजीत गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजरानुमा है। बहुत शुक्रिया गोपलानी साहब आपके वक्त का। कारोबार आपका बंद है पिछले 3 दिन से, अब क्या लाया अमल है? 8 अगस्त तक इंतज़ार किया जाए या फिर कोई बातचीत हो रही है कि किसी तरह से कारोबार खोला जाए? लेकिन 8 तारीख तक इंतजार तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो आपके पास साइड इफेक्ट्स आएंगे, उसके बाद जो शॉक्स आएंगे, वो किस तरह हम बर्दाश्त करेंगे? आप देख लें कि इस वक्त कराची पोर्ट के ऊपर हमारे हजारों कंटेनर फंसे हैं, उसमें डेली का पर डे का एक कंटेनर पे 70 से लेके $120 तक हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन भर रहे हैं शिपिंग कंपनी को, और वो सारा पैसा मुल्क का बाहर जा रहा है। साथ साथ बैंक्स में जो है हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, डॉक्यूमेंट रिलीज करवाने के लिए बैंक का इंटरेस्ट रेट हम पे चल रहा है। दुनिया में इस वक्त जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, बड़ी मुश्किल से हमने माल खरीदे हैं, अब वो माल हमारे सारे के सारे फंस गए। अगर हम शहर में किसी तरह माल लाने में कामयाब हो रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस की चांदी हो गई है, फी कंटेनर हमें 1,500 से 2,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ रही है, और साथ साथ 2,500 का चालान भी करवाना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक पुलिस को कमीशन मिलता है, तो वो अपने टारगेट और टास्क पूरा करना है इसको। फिर जब दुकानों पर माल आ रहा है तो आपको पता है कि फिर जो इदारे हैं उनकी भी चांदी हो गई है, उनको भी पैसे देके माल उतरवाना पड़ रहा है। हम तो हर तरफ से फंस गए कि हम खोलते हैं तो मरते हैं, बंद करते हैं तो मरते हैं। अच्छा, हुकूमत के जो अपने कारोबारी इदारे हैं, एक हुकूमत का कोई किसी इदारे का कोई कारोबारी इदारा बंद है, पाकिस्तान रेलवे चल रहा है, PIA चल रहा है, साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जो चालान है वो भी पूरे टारगेट पूरे हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा कारोबार बंद करा दिए थे। अच्छा, तो क्या अब हाल क्या है? आप कह रहे हैं रिश्वत भी देनी पड़ रही है पुलिस को। हम कल भी देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत की भी वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पर, वो लड़ रहे थे पुलिस वालों से और कह रहे थे कि पैसे लिए जा रहे। तो क्या अब हर जगह तो पैसा चल रहा है, हल क्या है? कि सिर्फ इंतज़ार है या कोई और मामलात की जानिब बढ़ा जा सकता है? शर्जील साहब देखिए, हल तो जो हमें नजर आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है, वो अच्छी बात नहीं है। 500-500 रुपए मोटरसाइकिल वालों को चालान के नाम पे जिस तरह दिए जा रहे हैं, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। कल आपने आमिर लियाकत को देखा है, अगर आप चाहें तो शहर के हर चौराहे पे देखेंगे डेली के जो है लोगों की हाथापाइयां हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ये आगे जाके नुकसानदेह अमल जो है वो होगा।
सही, बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, ये एक जानिब तो ये कहा गया कि जनाब लॉकडाउन कर दिया जाए, जिससे क्योंकि मरज़ रोकना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन दूसरी जानिब इस चीज़ को भी तो देखा जाएगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर कराची, और कराची में करीब 40 लाख के करीब वो लोग हैं जो तकरीबन मिलता जुलता ये है कि वो दिहाड़ीदार टाइप के लोग हैं। काम होगा तो चलेगा, उनको भी मिल जाएगी उजरत, अगर नहीं होगा तो फिर बंद हो जाएगा। अब इस पिछली बार तो चलें कोई 10-11 अरब रुपया जिसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ है, उस पर सवाल पूछे गए, उसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ये इन लोगों के बारे में सोचा ना जाए तो फिर भी तो एक मसला है कि भूख से या इस वक्त परेशानी से लोग बीमारी से एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ भूख से परेशान होंगे, तो फिर क्या हाल होगा? मेरे ख्याल है कि हुकूमत को मिल बैठना चाहिए। ये जो शर्जील साहब हैं इनके साथ या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पहले हुकूमत बैठे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करे उनके ऊपर। अरकान असम्बली के साथ भी बैठे, ऐसा क्यों नहीं, अपोजिशन लीडर के साथ बैठे, अपोजिशन के अरकान के साथ बैठे और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर ले कि भाई ये फैक्ट्स हैं, उनके आगे रखे। अब वो भी आखिर इंसान की तरह सोचते हैं, इंसान की तरह बात को समझते हैं और वो भी उसी तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत खुशी होगी अगर लोग बीमार हो जाएं और अगर लोग वायरस का शिकार हो जाएं, तो कम से कम अगर उनके पास कोई ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिससे ये समझते हैं कि इस तरह का लॉकडाउन जो है वो फ़ायदा दे सकता है, तो उनके साथ शेयर करें। और अगर वो नहीं ऐसा कर सकते हैं तो फिर बैठें और इसको रिव्यू करें और रिव्यू करके कारोबार भी चले और जो है लोगों की ज़िंदगी भी बचे। असल मसला ये है कि हमने और ओवरऑल पूरी सोसाइटी ने न सिर्फ ये कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने SOPs को सिरे से कंसीडर ही नहीं किया ना। हमने उसको मसला समझा ही नहीं है। हम नहीं समझा कि बीमारी भी कुछ चीज़ है, हम नहीं समझा कि वायरस भी कुछ चीज़ है। मेरा ख्याल है कि अगर कारोबार करने वाले लोग इंटरटेन न करें कि अगर किसी के पास मास्क नहीं है प्लीज़ आप ना आएँ, आप पहले मास्क लगाएं और उसके बाद फिर आएँ, नहीं तो हम आपको नहीं आने देंगे। अगर कम से कम कुछ चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। अगर बीमारी से ज़्यादा मास्क मुश्किल लगता है ना तो किसी बीमारी से ज्यादा मास्क मुश्किल लगता है लगाना। हाँ, ये मास्क लगाना मुश्किल लग रहा है, आपको सैनिटाइज करना मुश्किल लग रहा है, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ करें, डिस्टेंस करना मुश्किल लग रहा है। अगर शॉपिंग करनी है, एक किसी आदमी ने वो चलाए और आकर शॉपिंग करे, फैमिली पूरी की पूरी, और हर एक की मंजूरी वहीं बैठकर दुकान में हासिल करनी है कि भाई आपको पसंद है कि नहीं है, अच्छा ये आपको पसंद है कि नहीं है, अच्छा आप भी देख लो इसको, नहीं भाई ये ठीक नहीं लग रहा। 13 थान के बाद जो है वो 14वें 15वें थान पर जाकर फैसला होगा कि इसमें से 4 गज कपड़ा निकालना है, तो मसाइल होंगे। ये इसका नहीं है। और फिर ये है कि 8 आदमी जो है उसका हिसाब कर रहे होंगे तो गलत होगा। मैं कहता हूं कि आपको सोसाइटी को भी कन्विंस करना है। आपने एक काम किया, आपने देखा किस तरह लाइनें लग गई हैं, लोग जो हैं बाहर खड़े हुए हैं और सबसे एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर पहले मुझे वैक्सीन करो भाई। सर वो कोरोना से नहीं डरे सर, वो लोग सिम बंद होने से मैं इसलिए मैं वही कह रहा हूँ। इसी तरह की कोई चीज इनके सामने है कि भाई जिसको मास्क नहीं होगा उसका सिम नहीं, बिल्कुल खत्म। और इसी तरह से कोई उनके स्टेक लेकिन सर ये भी एकदम से फैसला होना, इससे भी नुकसान हुआ। ताजरों ने जब कहा कि यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर होने चाहिए, वैक्सीनेशन सेंटर 2 दिन चले, उसके बाद वह वैक्सीन खत्म होगी, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। अब आज जो फैसला हुआ, आज नोटिफिकेशन आया, हर जिले के अंदर 24 घंटे के लिए 2-2 वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर, ये जो आज कराची में बनाए जा रहे हैं, अगर ये आज से 2 महीने पहले बनाए जाते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हिकमत अमली होती तो शायद, और कराची की आवाम अगर 2 माह पहले से एक रेगुलर बुनियाद पर वैक्सीन लगवाती तो शायद लॉकडाउन भी ना होता, तो सूरत हाल यहाँ भी ना होती। मैं शर्जील गोपलानी साहब आखिर में आपसे, ये हुकूमत लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सारे स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए। स्टेक होल्डर्स मिल बैठे नहीं हैं, आपसे बातचीत नहीं हुई है इस सारे अमल के हवाले से? नहीं, अलमिया ये है कि हमें तो इस शहर का शहरी नहीं समझा जाता, इस मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता, इस मुल्क में हमें तो भेड़ बकरी और कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप देखें जिस तरीके से एक मार्केट गिराई गई और जो ताजिरों को जिस तरह रोड पे घसीटा गया, उस पुलिस अफसर को कोई बोलने वाला नहीं है। पिछले दफा जब लॉकडाउन हुआ तो एक नागरा के दुकानदार को जिस तरह घसीटता हुआ लियाकताबाद थाने का SHO लेकर गया, आज तक वो SHO उसी जगह पे मौजूद है, क्योंकि वो दूध देने वाली गाय है सिंध हुकूमत के लिए। ठीक है, पुलिस के जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनको रिश्वत जारी है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो अब जो फिगर आ रहे हैं, CM साहब भी शायद रिश्वत ले रहे हैं, इस वजह से ही ये हमारी मार्केटें बंद की जाती है। सर ये तो बहुत बड़ा इल्जाम हो गया है CM साहब के हवाले से। मैं आपको वैक्सीनेशन की बात बताता चलूं कि मार्केट्स के अंदर हमने इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की कि आप जो है अपनी टीमें भेजें और वैक्सीन कराएं। ये बमुश्किल 150 से 200 वैक्सीन दे के भेजते थे।
हमने AC साहिबान DC साहिबान को बोला कि 2,000 देखिए और एक दिन में एक मार्केट में 2,000 लोग आराम से आपको कवर करके दे सकते हैं। अगर आपकी विल होगी तो वही काम होगा ना, ये विल ही नहीं बिल्कुल। ये असल में मामला ये है कि वैक्सीनेशन में विल होगी तो होगा, लेकिन अवामी जो एक ज़रूरत है वो भी बड़ा होना चाहिए। अवाम ने तो पहले 2 महीने घर में बैठे रहे हैं। यही जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पर हम गए तो खाली पड़ा हुआ था, ना कोई कतार थी ना लोग थे। और आज जब हुकूमत ने थोड़ा सा डंडा करवाया तो भागम भाग सारे लोग पहुँच गए। तो अवामी थोड़ा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया शजील गोपलानी साहब, आपके वक्त का भी आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।